दोस्तों 25 जून 1975 की रात करीब करीब 11:30 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी लगा दी। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली लोकसभा चुनाव में अनियमितताओं के मामले में फैसला होने के बाद देश में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया था। आपातकाल लागू होने से ठीक पहले के 2 दिन में इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द क्या चल रहा था, इस बात का खुलासा और इस बात को लेकर जो जिक्र किया है रामचंद्र गुहा की किताब में, जिसका नाम है इंडिया आफ्टर नेहरू। अब 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती जो गांधी इंदिरा गांधी है उसकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और अगले दिन जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर कुछ शर्तों के साथ रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थिति हो सकती हैं, लेकिन जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता वह संसद में होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। कोर्ट ने सीधे तौर से बता दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने 25 जून के अंक में एक रिपोर्ट छापी। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हित में और देश के हित में जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर क्या सोच रहे थे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उस वक्त। तो गुहा रामचंद्र गुहा की किताब के अनुसार से अगर देखें तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ सीनियर कांग्रेस के नेता सोचने लगे थे कि पार्टी के हित में श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा जरूरी है और अगर वह संसद में मतदान नहीं कर सकती तो प्रभावशाली तरीके से सरकार का नेतृत्व कैसे करेंगी। उन्हें सलाह दी गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त नहीं कर देता तब तक वो तत्कालीन तौर पर इस्तीफा देकर अपने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दें और उनके सहयोगियों और वकीलों को अदालत में उनके बरी होने की पूरी उम्मीद थी कि अदालत बरी कर देगा। इंदिरा ने मन बना लिया था कि इस्तीफा नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री पद के लिए शायद स्वर्ण सिंह का नाम सुझाया गया था, जो एक गैर विवादास्पद नेता थे, लेकिन संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी। सिद्धार्थ शंकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और जाने माने वकील थे। वो इस समय इंदिरा गांधी को सलाह देने के लिए दिल्ली आए थे। इंदिरा गांधी ने 24 जून की रात तक मन बना लिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और पद पर बनी रहेंगी। अब जो आगे की कहानी थी वो भी काफी दिलचस्प। सिद्धार्थ शंकर रे के साथ विचार विमर्श चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अपने विश्वास पात्र और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ अपने कार्यकाल में गहन चर्चा कर रही थी। यह चर्चा आपातकाल की रूपरेखा तैयार करने के लिए था। रे ने इंदिरा को आपातकाल लागू करने की सलाह दी थी और इस दौरान आपातकाल के मसौदे, ड्राफ्ट, गिरफ्तारियों की लिस्ट तैयार की गई। प्रेस सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई और जो रे हैं वो आपातकाल का मास्टरमाइंड भी उन्हें कहा जाता है। हालांकि कुछ सोर्स में इसे इंदिरा का फैसला जरूर बताया जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड के बारे में आपको हमने बता दिया। संविधान के प्रति मंगवाया गया ड्राफ्ट तैयार किया गया। आपातकाल लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समझने और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री सचिवालय से संसद की लाइब्रेरी से संविधान की एक प्रति मंगवाई। उन्होंने सचिवालय की बात करें तो उनके सचिवालय ने पहले ही आपातकाल लागू करने के लिए एक नोट तैयार कर लिया था, जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और फिर केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल थे। अब क्या इंदिरा ने पहले ही इमरजेंसी लगाने का मन बना लिया था? तो इस पर जाने माने पत्रकार हैं तब के कुलदीप नैयर। उनकी किताब है बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी। उसमें वो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 22 जून को ही इमरजेंसी लागू करने की योजना बना ली थी। 25 जून की सुबह उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों से इस बारे में बात भी की थी कि आखिर क्या करना है। 25 जून के शाम राष्ट्रपति से मिलने गई थी इंदिरा गांधी और एक बार जब फैसला ले लिया, अब एक बार ले लिया गया तो इसे बिजली की गति से लागू किया गया। 25 जून को सिद्धार्थ शंकर रे ने मुल्क में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए एक अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर दिया।
अध्यादेश राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया। 25 जून को आधी रात से ही पहले आनन फानन में इस पर दस्तखत भी करा लिए गए। नैयर की किताब के अनुसार से 25 जून के शाम 5 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात करती है। उन्होंने रात के करीब 11:30 बजे आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून रात 11:30 बजे। अब 25 जून को विपक्षी नेताओं ने बड़ी जनसभा भी की थी दिन में। अब अखबार डेक्कन हेराल्ड ने एक रिपोर्ट छापी थी। उनके लेखक थे रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद के बेटे हैं। बकौल उनके 25 जून के शाम जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, नानाजी देशमुख, मदन लाल खुराना और कई नेताओं ने रामलीला मैदान में भारी भीड़ की मौजूदगी में जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई थी। जेपी का वो भाषण जिसने विचलित कर दिया था पूरा देश को, वो ये था कि जेपी ने भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां उन्होंने उद्घोषित किया और सीधे इंदिरा गांधी पर हमला किया। अब जेपी ने बोला था इस रामधारी सिंह दिनकर की कविता का लाइन कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और फिर इसी भाषण में सेना और पुलिस को भी आह्वान किया कि वो सरकार के अनुचित और असंवैधानिक आदेशों को मानने से मना कर दे। हालांकि जेपी की ये बात नियमों और कानून के प्रति पाबंद करने वाले और अनुशासन पसंद करने वाले मोरारजी को बिल्कुल पसंद नहीं आए और उनकी जेपी से तकरार भी हो गई, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बीच बचाव किया था। तब अब बीजू पटनायक ने जेपी के आगाह किया जेपी को, और जब इंदिरा गांधी कुछ जरूर कठोर कार्रवाई कर सकती हैं, उन्होंने जेपी से कहा कि अब भी हमारे सामने उनसे समझौता करने का समय है और हमें अतिवादी रुख से बचना चाहिए। इस पर देखें तो खुफिया अफसर सादे कपड़ों में तैनात किए गए थे। इसके बाद जो देखें तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो स्थित राधा कृष्ण के आवास पर मुरारजी, जेपी समेत कई नेताओं का डिनर था। वहां स्वामी ने गौर किया कि घर के बाहर अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अफसर सादे कपड़ों में मौजूद थे। स्वामी को महसूस हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी को, कि इंदिरा गांधी देश में मार्शल लॉ लगा सकती हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन जेपी और मोरारजी ने कहा कि नेहरू की बेटी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब ऐसा तो भरोसा नहीं था। अब गिरफ्तारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। अब इन सारे के बीच में इंदिरा गांधी के विशेष सहायक RK धवन के कमरे में उनके बेटे संजय गांधी, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के साथ मिलकर उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिन्हें आपातकाल लागू होते ही गिरफ्तार करना था। लिस्ट 24 जून को ही तैयार हो चुकी थी। इस लिस्ट में विपक्षी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई नेता थे जिनके नाम इसमें शामिल थे। अब रॉ के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए थे। प्रेस सेंसरशिप की योजना आपातकाल लागू करने से पहले ही प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की योजना बनाई गई। इंदिरा गांधी ने शुरू में अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद करने जैसे कठोर कदमों पर भी विचार किया, जो कि संजय गांधी का सुझाव था। हालांकि बाद में उन्होंने बिजली काटने के बजाय सेंसरशिप लागू करने का निर्णय लिया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो स्थित अखबारों के कार्यालय हैं, उसकी बिजली रात में काट दी गई ताकि 25 जून के रामलीला मैदान रैली की खबर प्रकाशित न हो सके और 26 जून को ये दिखाई ना दे। अब ऐसा ही हुआ। इधर बिजली काटा गया, खबर नहीं आई। उससे पहले 25 जून 11:30 बजे इमरजेंसी लगा दी गई और इसके बाद देश में पूरे इसमें देखें तो जो ब्लैक आउट के जैसा हो गया था। इमरजेंसी रात को 11:30 बजे ऐलान किया जाता है। 26 जून सुबह होते होते अखबार भी नहीं पहुंचती और अखबार भी बैन और सारे संस्थाएं बैन। पूरे देश में अनाउंस किया जाता है कि इसमें कई बड़े दिग्गज नेता गिरफ्तार हो गए। लिस्ट तैयार थे, इंदिरा गांधी शांत थी और अगली प्रक्रिया में विरोध में देश जल रहा था। और ये कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई थी। इमरजेंसी लगाने की रात इंदिरा के मन में क्या चल रहा था, इसका कुछ अंश हमने आप तक बताया। आपको अगर ये जानकारी आसान भाषा में समझ में आई हो और ये मास्टरमाइंड कौन था ये भी अगर आप समझे हो, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप
ताकि आप तक हमारी जानकारी जल्दी पहुंच सके, आसानी से आप समझ सके।